हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है द जोरावर क्लासेस में। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल से हमने अपनी करंट अफेयर्स की डेली वीडियो स्टार्ट कर दी है, जिसमें हम 10 क्वेश्चन रखते हैं आपके सामने। और इसी हिसाब से जैसे कि मैं बताया था आपको कि पिछले 6 से 8 महीने की हमें करंट कवर करनी होती है, जिस दिन एग्जाम होता है उससे पहले की। तो अगर मान के चलें कि अगर भैया जनवरी फरवरी तक भी आपके जो है नोटिफिकेशन आती है, उसके 3 महीने बाद एग्जाम होगा, तो वही अप्रैल मई तक आपका एग्जाम होगा। और आज से अगस्त से लेके अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, वही 7 से 8 महीने हम कवर कर लेंगे। तो हमें जो अपनी करंट लेके चलनी है वो आज के दिन से लेके चलनी है। और 10 क्वेश्चन दिन के बहुत होते हैं, ठीक है। अगर 10 क्वेश्चन को मैं 30 दिन का महीना है तो 300 क्वेश्चन हो गए, और 300 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं तो 2400 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके पास करंट के, ठीक है ना। एक दिन में 10-15 से ज्यादा करंट बनती नहीं है, 10-15 क्वेश्चन से ज्यादा करंट, ठीक है। और ये मेन हमेशा मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए 10 क्वेश्चन जो है अच्छे 10 क्वेश्चन आपके लिए लाऊं। ये डेली जो है आपके लिए रहेगी करंट अफेयर्स की वीडियो। और इसका टाइम जो है हम जल्दी से ही डिसाइड कर लेंगे कि इसका एग्जैक्ट टाइम क्या रहेगा। अभी तो ये 3 बजे आ रही है आपके पास शाम को, कल भी 3 बजे आई थी, आज भी 3 बजे आ रही है, लेकिन जल्दी ही हम इसका टाइम जो है डिसाइड कर लेंगे। वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बता दूंगा, टाइम टेबल शेड्यूल जो भी रहेगा आपकी क्लासेस का। मेरी कोशिश है कि दिन में 3 क्लासेस एटलीस्ट हम स्टार्ट कर दें अपनी, और वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बता दूंगा, इसका शेड्यूल आपको वहां पे दे दूंगा। तो जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं केवीएस प्रिपरेशन से, तो उनके लिए है 8638008832। इस नंबर पे आप मुझे अपना नाम, अपनी पोस्ट, आप पीआरटी के लिए तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी के लिए, या मतलब उसके साथ हिंदी मीडियम से है, इंग्लिश मीडियम से, ये तीनों जानकारी जो है आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, ठीक है। व्हाट्सएप ही करना है, कॉल इस पे लगेगी नहीं, कॉल का स्विच ऑफ रहता है, ठीक है। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसका लिंक, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं, वहां पे भी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। अब मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कुछ बच्चे ना सिर्फ इस पे ध्यान रखते हैं कि सर पीडीएफ भेज दो, पीडीएफ भेज दो। ठीक है, मैं पीडीएफ तो भेज ही देता हूं आप लोगों को ग्रुप में, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में मैं पीडीएफ तो भेज ही देता हूं आप लोगों को। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप एक नोटबुक बना ले हर सब्जेक्ट की मतलब जैसे करंट अफेयर्स की एक बना ली, ईवीएस की एक बना ली, साइंस की एक बना ली, हिंदी की एक बना ली, इंग्लिश की एक बना ली, रीजनिंग, मतलब जितने भी आपके पास अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं केवीएस पीआरटी में या टीजीटी में, उसकी अलग अलग एक नोटबुक बना लो। और उस नोटबुक में ना हैंड रिटन नोट्स, जैसे आज ये 10 क्वेश्चन है, तो इन 10 क्वेश्चनों को आज की डेट में कि भैया 20 अगस्त को ये 10 क्वेश्चन हमने पढ़े थे, तो इन 10 क्वेश्चनों को लिखने में कितना टाइम लगेगा आपको, ठीक है। और भैया अगर आप सीरियस हो ना, आपको नंबर लाना है, तो ये चीजें तो आपको करनी पड़ेंगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि हर सब्जेक्ट की एक एक नोटबुक आप जरूर लगा लें, और हैंड रिटन नोट्स पे ज्यादा फोकस करें, ना कि पीडीएफ पे। फ्रैंकली आप खुद सोच के देखना कि पीडीएफ से हम कितना पढ़ पाते हैं, और जब हमारे हाथ से लिखा हुआ कोई मैटर हमारे पास होता है तो उससे हम कितना पढ़ पाते हैं। ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है ना। जो चीज हमारे हाथों से लिख, भाई मैं अगर अपने 10th और 12th के डेज याद करता हूं, जब हम खुद हाथों से लिखते थे, पीडीएफ वगैरह कुछ भी नहीं होती थी उस टाइम पे, तो मुझे लगता है वो ज्यादा इफेक्टिव तरीका था, उसमें ज्यादा मजा आता था पढ़ने में भी, क्योंकि हम अपने हाथों से लिखते हैं, वो मेमोराइज ज्यादा होता है, याद हमें ज्यादा रहता है। हम पहले यहाँ पे सुन रहे हैं वीडियो को, पीडीएफ देख रहे हैं, फिर पीडीएफ में देख के हम अपने हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं, वो मजा ही अलग है। तो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये रहेगी कि हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाए, उसको मतलब फोकस जरूर रखें। अब देख के चलो कि अब 1 महीने बाद मान लो कि आपने रिवीजन करना है अपने करंट अफेयर्स का, तो 30 पीडीएफ खोलने में ना आप बोर हो जाएंगे, लेकिन 300 क्वेश्चन जब आप लिख के रखेंगे अपनी नोटबुक में, तो बड़ी जल्दी से आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। और जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे कब मनाया जाता है, तो सिंपल सा लिखो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, एरो लगा के जो भी डेट है उसकी डेट लिख दो, अपने हिसाब से अपने तरीके से बनाना है हमें, ठीक है। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, विश्व फोटोग्राफी दिवस, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, ठीक है जी। तो इसका आंसर अगर किसी को पता है तो वो कमेंट भी कर सकता है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, ठीक है। इसका आंसर है सी, 19 अगस्त। भाई 20 अगस्त की हम वीडियो बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मैं 10 जनवरी 12 मार्च या 15 अप्रैल की बात तो करूंगा नहीं आपसे। तो ये याद रखना है हमें कि वर्ल्ड फोटोग्राफी डे जो है, विश्व फोटोग्राफी दिवस जो है 19 अगस्त को मनाया जाता है। यह हर साल 19 अगस्त को पूरी दुनिया में विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन लोगों को समर्पित होता है जिन्होंने खास पलों को तस्वीरों में कैद किया होता है और यादगार बना देते हैं हमेशा के लिए उन तस्वीरों को। विश्व फोटोग्राफी दिवस का महत्व जागरूकता पैदा करना, विचारों को साझा करना और फोटोग्राफी के क्षेत्र में लोगों को आने के लिए प्रोत्साहित करना है।
अब जैसे पता होगा आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स होते हैं, अभी एक ब्लैक पैंथर की एक वीडियो फोटो जो है बहुत ज्यादा वायरल कर रही थी सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे। तो यही काम होता है, और इन लोगों को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए जो फोटोग्राफर्स होते हैं, हर चीज वर्ल्ड में बहुत ज्यादा, इंडिया में इसका क्रेज कम है लेकिन वर्ल्ड में बहुत ज्यादा है, तो उस चीज के लिए 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन जो है उसके जो कमिश्नर है आयुक्त ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है अशोक लवासा। कुछ लोगों को पता होगा जो करंट में थोड़ा बहुत रहते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं। अशोक लवासा जो हैं उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 18 अगस्त 2020 को रामनाथ कोविंद जी जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनको अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब अशोक लवासा एशियाई विकास बैंक ADB में उपाध्यक्ष पद को संभालेंगे। वे ADB में दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे। दिवाकर गुप्ता का कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त होने वाला है। अशोक लवासा हरियाणा कैडर के 1980 बैच के रिटायर IAS अधिकारी हैं। अशोक लवासा के पास ऑस्ट्रेलिया में दक्षिणी क्रॉस विश्वविद्यालय से MBA की डिग्री है, ठीक है, और मद्रास विश्वविद्यालय से रक्षा अध्ययन में उन्होंने MPhil डिग्री ली है। तो अब इसको देखो, मैंने कितनी चीजें बता दी। अब इसमें आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं कि भैया अशोक लवासा ने जो अपना निर्वाचन चुनाव आयुक्त के पद से कब इस्तीफा दिया राष्ट्रपति जी को? 18 अगस्त को। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब वो किसका पदभार संभालने वाले हैं? एशियाई विकास बैंक में दिवाकर गुप्ता का। दिवाकर गुप्ता कब रिटायर होने वाले हैं? 31 अगस्त को। ये 1900 बैच के IAS अधिकारी हैं, रिटायर है। तो कितने सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं। अब इसको क्या कर सकते हैं आप? हैंड रिटन नोट्स जो है अपने तरीके से आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर का नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए भेजा है? अब होता क्या है, ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिलता है, आपको पता होगा, हर साल 2 या 3 लोग, 2 लोगों को मिलता है, शायद 2 या 3 को, इसका नंबर फिक्स नहीं है। लेकिन पहले क्या होता है कि कुछ नॉमिनेट किए जाते हैं कुछ नाम, हर किस अलग अलग खेल से। जैसे क्रिकेट में यहाँ पे पूछा है किसको, तो क्रिकेट में रोहित शर्मा को इस बार जो है नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने हाल ही में क्रिकेटर रोहित शर्मा, पहलवान विघ्नेश फोगाट, टेबल टेनिस चैंपियन मनिका बत्रा और पैरालंपियन मरियप्पन थंगावेलु को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की सिफारिश की है। अभी दिया नहीं गया है, ठीक है, सिफारिश की गई है। खेल रत्न भारत ने किसी नागरिक को दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल सम्मान है। रोहित राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान पाने वाले भारत के चौथे क्रिकेटर होंगे। रोहित शर्मा ने से पहले सचिन तेंदुलकर 1997, 1998 में मिल चुका है, MS धोनी को 2007 में और विराट कोहली को 2018 को इस सम्मान से नवाजा जा चुका है। तो 3 क्रिकेटर्स को पहले मिल चुका है, और ये जो हमारे रोहित शर्मा होंगे चौथे होंगे, सचिन, धोनी और विराट कोहली के बाद, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार क्रिकेट खेल से। तो इसमें एक चीज याद रखनी है कि विघ्नेश फोगाट को इसमें रेसलिंग पहलवानी से दिया गया है, और टेबल टेनिस चैंपियन जो आपके टेबल टेनिस में मनिका बत्रा, जब ये आ जाएंगे, अभी क्या है, अभी जो है नॉमिनेट किए गए हैं सिर्फ, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। लेकिन जब ये आ जाएंगे, बता दिए जाएंगे, राष्ट्रपति जी इनको ये पुरस्कार दे देंगे, उसके बाद ये पक्के हो जाएंगे, और उसके बाद वो याद रखना है हमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एशियाई विकास बैंक। अभी इसकी बात हुई है, चलो मेरे को सबसे पहले ये बता दो, यहाँ पे कमेंट कर दो कि इसके आने वाले जो आपके अध्यक्ष होंगे वो कौन है, ठीक है ना, जल्दी से बता दो। अभी मैंने बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले, नीचे कर दो, ठीक है ना। उपाध्यक्ष, इसका उपाध्यक्ष पद कौन संभालने वाले हैं, और उससे पहले कौन थे, दोनों लिख दो फटाफट, फिर बाद में इसको कर लेते हैं, ठीक है। एशियाई विकास बैंक, चलो वेरी गुड, अच्छा है। हाँ जी, मैंने बताया था आपको अशोक लवासा सेकंड क्वेश्चन में कि एशियाई विकास बैंक का जो पदभार संभालने वाले हैं वो अशोक लवासा है, और उनसे पहले जिन्होंने संभाला हुआ था वो दिवाकर गुप्ता थे। ये चीज याद रखनी है। तो ADB ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल के लिए कितने करोड़ रुपए फाइनेंस करने की मंजूरी दी है? अगर आप यहीं पे आसपास रहते हैं और दिल्ली से मेरठ या गाजियाबाद कभी गए हैं तो आपको पता होगा कि बीच में ना कोई काम चल रहा है, वो मैं बता दूं आपको, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल का काम चल रहा है, और उसके लिए कुछ फाइनेंस किया है एशियाई विकास बैंक ने। वो कितना किया है, उसका आंसर आप जान लीजिए, वो किया है 7,500 करोड़ रुपए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं एग्जाम्स में, लेकिन हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में बता दूं मैं, ADB ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल के लिए 7,500 करोड़ रुपए फाइनेंस करने की मंजूरी दे दी है। इससे रैपिड रेल परियोजना का काम तेजी के साथ पूरा होगा, ठीक है। और ADB द्वारा रैपिड रेल कॉरिडोर के लिए पैकेज को मंजूरी से क्षेत्रीय परिवहन में अभूतपूर्व
परिवर्तन के साथ क्षेत्र में आर्थिक विकास के साथ जीवन शैली में सुधार आएगा। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट के तहत बनने वाला यह 82 यानी कि 82 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर दिल्ली के सराय काला खां से गाजियाबाद और मेरठ को जोड़ेगा। ठीक है जी, ये चीजें आप लिखते रहना अपने आप उसमें, जैसे मैंने बताया नोटबुक में जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है अपना, 5 पे चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5, यस। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने किसको अपना कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है? ये सेबी है, ठीक है ना, इसने किसको किया है? तो इनने किया है जीपी गर्ग को, ये याद रखना है, ठीक है ना। सेबी ने 14 अगस्त 2020 को कहा है कि जेपी गर्ग ने कार्यकारी निर्देशक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। सेबी ने एक बयान में कहा है कि अपनी पदोन्नति से पहले जेपी गर्ग सेबी में मुख्य महाप्रबंधक थे और अब वो क्या हो जाएंगे आपके, अब हो जाएंगे और निर्देशक। तो ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं, छठे क्वेश्चन पे। सेबी के नए निर्देशक कौन होंगे? जेपी गर्ग, ये याद रखना है। देखो सिंपल सा आप अपने नोटबुक में ये लिख सकते हैं कि सेबी के नए निर्देशक जेपी गर्ग, अगस्त की बात है, तो ये चीजें याद रहेंगी आपको अच्छे से। किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तोहर पारा नामक, ठीक है ना, पढ़ाई तोहर पारा नामक एक नई छात्र केंद्रीय योजना शुरू करने की घोषणा की है? इसका आंसर है छत्तीसगढ़। देखो उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़। अब पढ़ाई तोरा पारा इस लैंग्वेज से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये इन्हीं चारों स्टेट्स की लैंग्वेज है, तो ऐसा तो था नहीं कि अगर इसमें कर्नाटका वगैरह होते तो हम काट देते कि कर्नाटका वगैरह में इस तरीके का क्या होगा, तो चारों ही हैं तो हम काट सकते नहीं। अगर अब मैं उसकी बात कर रहा हूं, अगर आप एग्जाम में बैठे हैं तो इसका ध्यान रखना है। पढ़ाई तोहर पारा छत्तीसगढ़ ने स्टार्ट किया है। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के लिए पढ़ाई तोरा पारा योजना शुरू की गई है। यह योजना स्कूली छात्रों को कोरोना वायरस प्रकोप के कारण कक्षाओं के बंद होने के मद्देनजर अपने क्षेत्र और गांव में समुदाय की मदद से अध्ययन करने में सक्षम बनाएगी। याद रखनी है, ठीक है, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 7, सरकार ने इथेनॉल वेंडिंग प्रोग्राम के तहत वर्ष 2022 तक पेट्रोल में कितने प्रतिशत बायो इथेनॉल वेंडिंग जो है का लक्ष्य रखा है? इसका आंसर है आपका 10%, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका जो है अपना रट के ही रखना है। इसका आंसर है 10%। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट 8 क्वेश्चन। हाँ जी, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भरूच में भादभूत परियोजना के लिए अनुबंधन प्रदान किया है? ठीक है, भरूच जो एक जगह का नाम है, भरूच में भादभूत परियोजना यानी कि भादभूत प्रोजेक्ट के लिए अनुबंधन प्रदान किया है। किस राज्य ने किया है? ये किया है गुजरात ने। गुजरात सरकार ने भरूच में भादभूत परियोजना के लिए अनुबंधन प्रदान किया है। उल्लेखनीय है कि मतलब कि जो आपका इनलैंड वाटर अथॉरिटी है, इसने परियोजना को मंजूरी दी है और इस परियोजना को स्थानीय मछुआरों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इसके निर्माण से मछलियां पकड़ने के पर्यटन, मुख्य रूप से हिलासा को पकड़ने के पर्यटन में काफी ज्यादा प्रभावित होने वाला है। इसलिए जो है ये लोग जो हैं आपके मछुआरे जो हैं इस परियोजना का, इस प्रोजेक्ट का बहिष्कार कर रहे हैं और जो है अपना विरोध कर रहे हैं इस परियोजना का मछुआरे। ये कर्नाटका में शुरू की गई है, आपको यही ध्यान रखना है कि आपकी जो भादभूत परियोजना है यहाँ कहाँ पे है? ये गुजरात में, कर्नाटका कह रहा हूँ सॉरी, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, यस। विश्व मानवता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 अगस्त, 15 मार्च, 12 जून या 19 अगस्त? तो भैया फिर वही है, मैं बता रहा हूं, जब मैं 20 अगस्त की बात कर रहा हूं आज की, तो इसका आंसर 19 अगस्त होगा। मैं इतनी पुरानी बातें आपसे नहीं करूंगा। तो ये याद रखना है कि हमारे 19 अगस्त को जो है 2 दिवस मनाए जाते हैं। पहला मैंने बता दिया था आपको फोटोग्राफी डे वाला, और दूसरा हो गया हमारा मानवता दिवस। विश्व मानवता दिवस भी 19 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है, सिंपल सा यही करके लिख लेना। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का जो है उसे ले लेते हैं। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में भारत निम्नलिखित में से किस देश की सहायता कर रहा है? चीन, रूस, जापान या नेपाल? तो इसका आंसर मैं बता दूं आपको, नेपाल है। तो अरुण 3 जहां पे भी आता है, अरुण 3 के साथ नेपाल जुड़ा हुआ है, तो आप इसको कर लेना। भारत अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में नेपाल की सहायता कर रहा है। बता दें कि अरुण 3 नेपाल की सबसे बड़ी
पनबिजली परियोजना है और इसे भारत की सहायता से बनाया जा रहा है। परियोजना की शुरुआत जो है नेपाल सरकार ने 1992 में की थी, कितनी पुरानी चल रही है। इस परियोजना के निर्माण को 5 भारतीय बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, यूबीआई और 2 नेपाली बैंक जो है इसके निर्माण के लिए ऋण देने का वादा किया हुआ है। और 9000 मेगावाट की उत्पादन क्षमता के लिए एक परियोजना जो है ये बनाई जा रही है नेपाल में, ठीक है, अरुण 3 के नाम से। तो ये चीज याद रखनी है, ठीक है भाई। आई होप आपको आज की जो वीडियो है, जो 10 क्वेश्चन है, अच्छे लगे होंगे। आज थोड़े से टफ क्वेश्चंस थे। मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ यही कर रहा हूँ कि जितने अच्छे क्वेश्चन हो आप लोगों के लिए वो लेके आए जाएं, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया है, प्लीज अपने हैंड रिटन नोट्स पे आप लोग ज्यादा फोकस करें। हैंड रिटन नोट्स से आपको ये चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। सिर्फ पढ़ने से इतनी ज्यादा क्लियर नहीं होंगी कि पीडीएफ पढ़ ली और काम हो गया। हैंड रिटन नोट्स अपनी जरूर बनाएं। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं। जहां तक है आज मैथ्स की क्लास भी रहेगी। मैथ्स की क्लास का टाइम शायद 6 बजे रहेगा और उसके बाद 9 बजे की जो एज पर शेड्यूल हमारा है, 9 बजे हम वो वाली क्लास लेंगे। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।